नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइज, आई एम वेलकम्स यू। सो गाइज, आज जो हम देखेंगे वो हम फ्रैक्चर ऑफ फीमर बोन देखेंगे, जो कि हमारा शल्य यानी कि सर्जरी का एक टॉपिक है। इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा अपनी एक महत्वता है, क्योंकि अपने आप में ही ये जो है लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर है और मोस्ट कॉमनली देखने को भी मिल जाता है। तो इसलिए इस फ्रैक्चर को डिस्कस करते हैं आज। तो चैप्टर या फ्रैक्चर का टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले हम उसकी बेसिक एनाटॉमी ऑफ फीमर जान लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी रहती है, साथ में ही लोअर एक्सट्रीमिटी बोन है ये हमारी, लाइज इन द थाई रीजन। उसके साथ साथ फ्रॉम द अपर साइड एसोसिएटेड विद द एसिटाबुलम कैविटी टू फॉर्म द हिप जॉइंट। सो एक एसिटाबुलम कैविटी होती है जो कि हिप बोन में सिचुएटेड होती है। उसके साथ में इसका हेड क्या होता है, वहाँ पर जॉइंट होता है, और जॉइंट होने के बाद में क्या बनाता है, हिप जॉइंट को फॉर्म करता है। उसके साथ साथ ही आपको अगर देखेंगे लोअर साइड, एसोसिएटेड फ्रॉम द लोअर साइड टू टिबिया बोन एंड फॉर्म द नी जॉइंट। ठीक है, तो नीचे अगर देखें लोअर एंड पे तो वहाँ पर ये टिबिया बोन से जॉइंट होता है और वहाँ पर आपका नी जॉइंट को फॉर्म करता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे देखिए कि कौन कौन सा एनाटॉमी में कौन कौन सा फीमर बोन का ऐसा पार्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए नेक रहती है, फिर हेड होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, शाफ्ट, उसके साथ साथ ही लेजर ट्रोकेंटर और ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका हमें ध्यान रखना होता है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आगे आगे बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू को दिखाते हैं। तो इनकी एनाटॉमी आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फ्रैक्चर की डेफिनेशन क्या है। सो द फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक और डिसरप्शन इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन और इट इज़ अ डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल आर्किटेक्चर। एक बोन के नॉर्मल आर्किटेक्चर में, जैसे कि एक नॉर्मल बोन है, उसमें अगर किसी भी तरीके का आप देख रहे हैं डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो डिस्टर्बेंस जब भी कभी इस तरीके का डिस्टर्बेंस आता है, इसका आर्किटेक्चर डिस्टर्ब होगा, तो वो कंडीशन हमारी फ्रैक्चर कहलाती है। आगे देखते हैं फ्रैक्चर ऑफ फीमर। तो इसमें तीन पार्ट जो है कंसिस्ट रहते हैं मेनली। कौन कौन से वो तीन पार्ट है, तो प्रॉक्सिमल एंड, मिड शाफ्ट एंड डिस्टल एंड। आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि कौन सा प्रॉक्सिमल एंड है, कौन सा शाफ्ट है और कौन सा आपका डिस्टल एंड है। तो प्रॉक्सिमल एंड और जो मिडियल पार्ट है यानी कि जो शाफ्ट है उसको ही मिड शाफ्ट कहा जाता है, और डिस्टल एंड यानी लोअर एंड जो कि आपका क्या बना रहा था, नी जॉइंट को फॉर्म कर रहा था। तो ये तीन पार्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और ये इन्वॉल्व रहते हैं मेनली। आगे बढ़ेंगे और प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर्स की बात देखेंगे। तो फ्रैक्चर ऑफ नेक इसमें आता है मेनली दो टाइप से ये होता है। कौन से दो टाइप हैं, तो उसमें से पहला इंट्रा कैप्सुलर होगा, यानी कि कैप्सूल जो लिगामेंट होते हैं वहाँ पर कैप्सुलर लिगामेंट, बहुत सारे इलियोफिमोरल लिगामेंट होता है, वहाँ पर इस्चियोफिमोरल लिगामेंट होता है। तो इस तरीके से कई सारे लिगामेंट मिलकर क्या बनाते हैं, कैप्सूल फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर जो हेड है अपनी फीमर का वो लाई करता है। तो इसलिए उसको इंट्रा कैप्सुलर कहा जाता है, क्योंकि वो उस बने हुए कैप्सूल के अंदर है। तो उसमें देखते हैं इंट्रा कैप्सुलर में क्या होता है। जब इंट्रा कैप्सुलर में हमेशा नेक फ्रैक्चर आपको देखने को मिलता है। नेक फ्रैक्चर क्यों, ड्यू टू एक्सटर्नल रोटेशन एंड प्रॉक्सिमली माइग्रेटेड। अगर किसी भी प्रकार से जो फीमर है उसका क्या हुआ, एक्सटर्नल रोटेशन हुआ, और वो प्रॉक्सिमली कैसी हो गई, माइग्रेटेड हो गई। ठीक है, स्ट्रेचिंग वगैरह जैसे करते हैं उसकी वजह से माइग्रेटेड हुई, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोटेक्टिव ड्यू टू कवरिंग ऑफ कैप्सुलर लिगामेंट। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ये कैप्सुलर लिगामेंट के अंदर है, एक टाइम तक उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है और उसको बचा लिया जाता है फ्रैक्चर से। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर के केस में क्या होता है। तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर के केस में जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं फ्रैक्चर के, वो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन जो हमने देखी थी उसका फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर यानी कि कैप्सूल से बाहर होती है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं रहेगा। तो उसके बाद देखते क्या होता है। तो यहाँ पर भी वही सेम रीज़न वही है, ड्यू टू एक्सटर्नल रोटेशन एंड प्रॉक्सिमली माइग्रेटेड अगर कंडीशन हो रही है, तो उससे क्या हो जाता है, यहाँ पर मोर प्रोमिनेंट, इजिली सी एंड डिस्प्लेसमेंट वाइडर। तो यहाँ पर आपको मैंने जैसे बताया कि एक्स्ट्रा कैप्सुलर है, तो कैप्सूल एक तरीके का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं दिखाएगा, और यहाँ पर उस पेशेंट, जो भी आपका पेशेंट रहेगा इस फ्रैक्चर से रिलेटेड, उसमें आपको ये मोर प्रोमिनेंट रहेगा, आराम से आप इजीली सी कर पाएंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट जो इसमें रहता है वो वाइडर रहता है। इसके बाद इसका जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। तो BST आप बेस्ट करके याद रख सकते हैं। तो BST में आप देखिए तीन नाम हैं यहाँ पर। तो बी से आप बेसल यानी कि लोअर साइड से देखता हूँ तो बेसल, बेस ऑफ द नेक में अगर फ्रैक्चर है कुछ वो। अगर एस से देखते हैं तो सब कैपिटल यानी कि जस्ट बिलो द फीमर हेड, अगर फीमर हेड के जस्ट बिलो में हो रहा है तो। और एक ट्रांस सर्वाइकल यानी कि मिडल ऑफ द नेक। तो आप यहाँ पर इस डायग्राम में अच्छे से देख पा रहे हैं, जस्ट बिलो ऑफ द हेड अगर आप देख रहे हैं तो सब कैपिटल आपको दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रांस सर्वाइकल, तो सर्वाइकल का मतलब हमें पता होता है नेक। तो मिडल ऑफ द नेक में अगर वो फ्रैक्चर हो रहा है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, मिडल ऑफ द नेक में जो फ्रैक्चर दिख रहा है आपको, वो आपका कैसा है, ट्रांस सर्वाइकल होता है। और बेसल यानी कि बेस ऑफ द जो आपका नेक
नेक रहता है, उसका बेस रहता है, उसमें कभी भी फ्रैक्चर रहा तो वो आपका कैसा कहलाता है, बेसल कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, एक और क्लासिफिकेशन इसमें आता है पाउल्स क्लासिफिकेशन। तो पाउल्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में आपका जो फीमर बोन है वो कितना एंगल डोमिनेंट दिखाती है, कितना एंगल बनाती है, उसके बेसिस पर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं कि अगर आपका फीमर का हेड है और वो आपका नेक जो रहता है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है तो डिग्री फर्स्ट उसको ग्रेड फर्स्ट बोल देंगे, और वो 50 डिग्री थोड़ा सा और वाइडर होगा तो उसको ग्रेड 2, और वो ज़्यादा वाइडर हो जाएगा यानी कि 70 डिग्री तो उसको ग्रेड 3 बोल देंगे। तो यहाँ पर मेन जो है आपको ध्यान रखना है कि पाउल्स ने जो रिलेटेड करा था अपना क्लासिफिकेशन वो एंगल के साथ में किया था, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में एंगल को कंपैरिजन करके उन्होंने वो चीज़ बताई थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे गार्डन्स क्लासिफिकेशन में स्टेज फर्स्ट। तो गार्डन्स क्लासिफिकेशन और पाउल्स क्लासिफिकेशन दोनों साइंटिस्ट हैं तो इनको ध्यान रखना है। पाउल्स क्लासिफिकेशन हमने देखा कि एंगल से रिलेटेड है, और जो गार्डन्स क्लासिफिकेशन होता है वो फ्रैक्चर से रिलेटेड होता है कि वहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है और वो फ्रैक्चर है कैसा। तो फर्स्ट इसमें स्टेज आती है 4। तो पहली स्टेज में क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है और अनडिस्प्लेस रहता है, यानी कि जो आपका फ्रैक्चर है वो कैसा है, इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से फ्रैक्चर हुआ नहीं है, और अनडिस्प्लेस्ड है, अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड भी नहीं हुआ। तो इसमें हेड क्या है, टिल्ट हो जाता है। हेड टिल्ट होने के साथ क्या होता है, पोस्टीरियर लैटरल, मतलब कि जो हेड हुआ वो टिल्ट हुआ और पोस्टीरियर लैटरल कंडीशन में चला गया, पीछे की तरफ वो थोड़ा सा वाइडर हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल बनाया उसने जो कि आपका कैसा था, मोर देन 90 डिग्री था, और उसके बाद में एट ट्रेबिकुलर स्ट्रेम। तो ट्रेबिकुलर स्ट्रेम पे क्या हो गया, वहाँ पर आपको दिखेगा कि वाइडर सा थोड़ा सा वो हो जाता है। डायग्राम में आप यहाँ देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको ये फॉर्म दिखता है, अपनी जगह पर रहती है बोन, कुछ भी नहीं होता, इनकम्प्लीट रहता है, फ्रैक्चर हुआ है पर वो पूरा नहीं हुआ, अलग नहीं हुई बोन वो, तो इनकम्प्लीट भी है और साथ में कैसा है, अनडिस्प्लेस्ड है, अपनी जगह से हटा नहीं है। अब यहाँ पर बात उठती है कि ट्रेबिकुलर स्ट्रेम क्या होती है। तो हेड का जो पार्ट होता है लॉन्ग बोन का, उसमें क्या होता है, स्पॉन्जी फॉर्मिंग होती है, स्पॉन्जी फॉर्म फाइबर्स होते हैं, उनको ट्रेबिकुलर स्ट्रेम कहा जाता है। तो जो ट्रेबिकुलर स्ट्रेम रहती है ये आपका कैसा बनाती है, ऑब्ट्यूज एंगल दिखाई देगा आपको इसके रिस्पेक्ट में, किसमें, लेटरल साइड में बना हुआ। आगे बढ़ेंगे, स्टेज 2 देखेंगे। सो स्टेज 2 में कंप्लीट बट नो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो फ्रैक्चर है वो तो कंप्लीट हो चुका है पर बोन अपने स्थान पर लगी हुई है, अपने प्लेस पर है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे ए ब्रेक इन द ट्रेबिकुलर स्ट्रेम विद द लिटिल एंगुलेशन। तो ट्रेबिकुलर स्ट्रेम को सिंपली आप हेड अगर समझते हैं तो क्या हो जाता है, एक ब्रेक हो जाता है, यानी कि जब फ्रैक्चर वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है तो सिंपल सी बात है कि दोनों चीज़ में ब्रेक आ चुका है, ठीक है, कंटिन्यूटी में ब्रेक आ गया है दोनों को, तो वही बोला है इन्होंने। और उसके साथ ही आपको क्या मिलता है, हल्का सा एंगुलेशन मिलता है, क्योंकि कोई चीज़ किसी चीज़ से टूटेगी तो हल्का फुल्का तो इधर उधर सेटल होती ही है, तो वही आपको लिटिल एंगुलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टेज 3 देखेंगे तो स्टेज 3 में क्या होता है, कंप्लीट फ्रैक्चर विद पार्शियली डिस्प्लेस्ड। तो कंप्लीट हो गया फ्रैक्चर, वो कि सेकंड स्टेज में ही हो चुका था, अब यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया, हल्का सा डिस्प्लेस्ड हो चुका है। उसके साथ साथ क्या मिलेगा आपको, डिस्टल फ्रेगमेंट एक्सटर्नल रोटेशन। तो आप एक इस चीज़ को ऐसे समझें कि अगर कोई चीज़ ऊपर की चीज़ है और वो अगर ढीली होती है और उसको नीचे से खींचा जाएगा तो वो अंदर की तरफ आ जाती है, इसलिए वो क्या करता है, एक्सटर्नल रोटेशन को दिखा देता है। थोड़ा सा समझाऊंगा इसको मैं आपको। उसके बाद आगे देखेंगे कंप्लीट और फुल्ली डिस्प्लेस्ड, जो स्टेज 4 है, इसमें आप देख रहे हैं पूरा फ्रैक्चर हो चुका है और अपनी जगह से जो फीमर है वो हट चुकी है, तो इसको कहा गया है स्टेज 4 फ्रैक्चर से कोरिलेशन इसका दिया गया है। इसमें देखिए इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे। तो पेशेंट अराइविंग बाय वॉकिंग, इसमें पेशेंट है अपने पैरों पे चल के आ सकता है। लिटिल पेन बताता है वो अपने ग्रोइन रीजन में, ड्यू टू एक्सटर्नल रोटेशन पटेला फेसिंग आउटवर्ड। एक्सटर्नल रोटेशन की वजह से जो पटेला है वो आउटवर्ड फेसिंग रहती है और आपको शॉर्टनिंग ऑफ लेग स्लाइटली देखने को मिलेगी इसमें। उसके बाद मिड शाफ्ट जो फ्रैक्चर्स हैं वो ड्यू टू किसके कारण होते हैं, वायलेंस और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण आपको देखने को मिल सकते हैं। मोस्टली ये इसके कारण होते हैं, डायरेक्ट ट्रोमा और इनडायरेक्ट ट्रोमा इसमें कॉज होता है। इसमें क्या क्या होते हैं तो इसकी पैथो एनाटॉमी देखेंगे। तो पैथो एनाटॉमी में अकर एट एनी साइट ऑफ शाफ्ट, तो शाफ्ट की कहीं कोई भी साइट पे ये हो सकते हैं। फ्रैक्चर डिपेंड्स ऑन फ्रैक्चरिंग फोर्स, यानी कि जो फ्रैक्चर है उस पर कितना, बोन पर कितना फोर्स लग रहा है उसके कारण वो देखा जाता है कि फ्रैक्चर किस तरीके का हुआ है वहाँ पर। इट मे बी स्पायरल, कम्युनिकेट, ऑब्लिक और ट्रांसफर, ठीक है। तो ये स्पायरल भी हो सकता है, कम्युनिकेट भी हो सकता है, ऑब्लिक भी हो सकता है और आपको ट्रांसवर्स भी देखने को मिल सकता है। तो स्पायरल आप 3rd नंबर के डायग्राम में देख रहे हैं, जो एस शेप में हो रहा है ये स्पायरल है। ऑब्लिक में आप देख रहे हैं फर्स्ट डायग्राम में कि ऑब्लिक शेप में कट रहा है तो वो आपका ऑब्लिक रहता है। कम्युनिकेट में जो अपने साथ में दूसरे को इंटरलिंक करके रखे, सेकंड डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। उसके साथ 4th नंबर के डायग्राम में आपको ट्रांसवर्स दिख रहा होगा, जो कि बिल्कुल अलग कर दे रहा है दोनों को। आगे बढ़ेंगे,
इसमें ये दिखाया है यहाँ पर मैंने कि एक जैसे ये लाइन है, इसको आप समझे कि आपकी फीमर बोन है, फीमर बोन का शाफ्ट है, और ऊपर से जो एरो आया है उसने क्या करा, इस पर फोर्स लगाया। तो इस तरीके से आप समझेंगे जिस एरिया पे जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उसके चांसेस रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि वो फ्रैक्चर्ड होगा। उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्यों होता है, और देखते हैं उसमें क्या होता है। तो प्रोक्सिमल एंड इज फ्लेक्स्ड, जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट होता है तो प्रोक्सिमल एंड क्या होता है, फ्लेक्स्ड हो जाता है। एबडक्टेड एंड एक्सटर्नल रोटेटेड, है ना, वो एबडक्टेड यानी कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन चला जाएगा, और एक्सटर्नली कैसे हो जाएगा, रोटेटेड हो जाएगा। तो आप ये समझे कि एक लकड़ी है और उसको दोनों तरफ से, दोनों, एक ऊपर से और एक नीचे से, उसको क्या आपने रस्सी से बांध रखा है। तो जैसे ही आप ऊपर वाले सिरे की रस्सी काटेंगे तो नीचे वाली सिरा क्या हो जाएगा, एकदम से उस अंदर, उस नीचे वाले सिरे को अपनी ओर अंदर की तरफ खींच लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है बाय द पुलिंग ऑफ द मसल इलियोसवास। तो इलियोसवास मसल की जो पुलिंग है उसकी वजह से ऐसा आपको प्रोक्सिमल एंड फ्लेक्स्ड और एबडक्टेड देखने को मिलता है। फिर डिस्टल एंड के केस में क्या कैसी कंडीशन होती है, तो देखेंगे डिस्टल एंड इज एडक्टेड बाय द पुलिंग ऑफ द मसल, एडक्टर मसल। तो एडक्टर मसल जो है वो नीचे क्या करती है, उसको पुल कर लेती है डिस्टल एंड को और अपनी अंदर की तरफ खींच लेती है, इसलिए वो एडक्टेड आपको देखने को मिलता है। इसको आप, जो मैंने सीसो का डायग्राम इसमें चल रहा है उसको आप देखिए, तो इसमें क्या है कि जैसे कि दोनों बच्चे झूल रहे हैं, अगर इसमें से कोई भी एक बच्चा हटेगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो सीसो है वो एक तरफ डोमिनेंट हो जाएगा, वो एक तरफ को झुक जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि अगर इलियोसवास ने ऊपर से अपनी ढील छोड़ी तो तुरंत एडक्टर मसल उस ढील को क्या करेगी, अपने कब्जे में ले लेगी और उसको तुरंत अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये आपको यहाँ समझाया है, और समझेंगे थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि इलियोसवास मसल है, ये समझिए आपकी फीमर बोन है, इस फीमर बोन पे ये आपकी ऊपर इलियोसवास मसल है। इलियोसवास मसल क्या हुई, फ्री हुई। तो इलियोसवास मसल के फ्री होते ही तुरंत क्या हुआ, जो आपने देखा कि ये प्रोक्सिमली कैसा हो गया, एक्सटर्नली रोटेटेड हो गया, ऊपर से जो आपकी इलियोसवास मसल है उसने इसको फ्री कर दिया, और नीचे आपकी जो एडक्टर लॉन्गस मसल है उसने इसको अपनी ओर खींच लिया। तो ये इस तरीके से आपको ऑब्लिक फॉर्म में दिखाई देने लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये ऑब्लिक फॉर्म में बन चुका है पूरा का पूरा। तो इस फॉर्म में आपको ये दिखाई देगा, क्योंकि ये वाली जो मसल है, इलियोसवास मसल जो है, ये यहाँ से हट जा रही है। तो ये नीचे वाली मसल है, ये नहीं हट रही है, ये यहाँ पर है। तो ये क्या करेगी, अपनी ओर इसको अट्रैक्ट कर लेगी, तो अंदर की तरफ खींच लेगी। तो ये यहाँ पर कैसा हो जाएगा, इस तरीके से आपको एक लाइन दिखाई देने लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्या है और चीज़ें। तो देखिए, वही सीसो वाला एग्जांपल यहाँ पर भी दिया है कि वही चीज़ दिखाई गई है दोबारा से। कुछ इस तरीके से इसमें आपको देखने को मिलता है कि इस तरीके से वो पेशेंट जो रहेगा उसकी लेग इस तरीके से दिखेगी आपको। उसके बाद इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या रहते हैं, तो पेन रहेगा, उसके साथ इकाइमोसिस रहता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, टेंडरनेस देखने को मिलती है, डिफॉर्मिटी मिलेगी, एबनॉर्मल मोबिलिटी मिलेगी। उसके साथ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में एक्सरे कराना है होल फीमर का, पेल्विक एक्सरे भी कराना है, जिससे कि कोई भी अगर पेल्विक पैथोलॉजी वहाँ पर हुई है तो उसका आपको पता लग जाए, एसोसिएटेड इंजरी को देखने के लिए। तो ये आपका बताया गया है कि एक्सरे कराना है आपको पेल्विक का भी और पूरी फीमर का, जिससे कि कोई भी एसोसिएटेड इंजरी अगर पेल्विक रीजन में है तो वो भी आपको पता लग जाए। ये एक एक्सरे की फ़ोटो है जिसमें कि दिखाया गया है, एक तरीके से ओब्लिक फ्रैक्चर्स यहाँ दिखाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट जो है ऑपरेटिव है, ऑपरेटिव प्रोसीजर किया जाता है, पिन एंड स्क्रू मेथड और बोन ग्राफ्टिंग यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो पिन एंड स्क्रू मेथड में पिन लगा, स्क्रू वहाँ पर लगाकर एक रोड, जिसको बोलते हैं आजकल रोड डाल दिया जाना, तो वो किया जाता है। तो ये सिंपल से डायग्राम से दो, इनसे आप समझ सकते हैं। और बोन ग्राफ्टिंग में दूसरी जगह की बोन को यहाँ पर लाके ग्राफ्ट कर दिया जाता है। अब उसके बाद डिस्टल फ्रैक्चर्स में देखेंगे तो इसमें मेनली कॉन्डाइलर फ्रैक्चर आते हैं, तो उनको याद करने के लिए सुई करके आप याद रखिए, SUI सुई। तो उसे कैसे रखेंगे, सुप्रा कॉन्डाइलर, यूनिकॉन्डाइलर और आपका इंट्राकॉन्डाइलर। सुप्रा कॉन्डाइलर का मतलब कॉन्डाइल्स के जस्ट ऊपर की तरफ, यूनिकॉन्डाइलर का मतलब एक कॉन्डाइल इन्वॉल्व हो रहा है, या तो वो मीडियल रहेगा या फिर वो लेटरल कॉन्डाइल रहेगा। इंटरकॉन्डाइलर का मतलब कि दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में, दोनों कॉन्डाइल के मध्य हो रहा है वो। तो उसमें आपको T और Y टाइप का मिलेगा देखने को, कैसा मिलेगा आगे डायग्राम में क्लियर होगा आपको। तो ये देखेंगे आप, ये सुप्रा कॉन्डाइलर है सबसे पहला डायग्राम जो आप देख पा रहे हैं। तो सुप्रा कॉन्डाइलर में आप देख रहे हैं कि ये कॉन्डाइल से जस्ट ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो ये आपको इंट्राकॉन्डाइलर दिख रहा है, जिसमें कि आपकी मीडियल साइड या लेटरल साइड जो भी है वो आपकी ली जा रही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं आपका जो हमने देखा इंटरकॉन्डाइलर, तो उसमें हमने बताया कि या तो टी जैसे आपका हो ऐसा आपको दिखेगा, या फिर आपको कैसा वाई शेप। ठीक है, तो टी या वाई शेप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फ्रैक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना जो भी कुछ फीडबैक है आपका
तो कमेंट आप ज़रूर करें, तो कमेंट में आप हमें बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू गाइज।